Assalamu alaikum dear student, teachers, parents and friends. It's Nisar Shirpa with the remaining part of the projectile, which is time to the maximum height, time of flight and range of projectile. तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लेता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मतलब हवा में वो कितना टाइम लेगा जब वो जिस लेवल से वो फायर किया गया है उस लेवल पे वापस आने में वो कितना टाइम लेगा। तीसरी बात जो है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल जो है जहाँ से फायर किया गया, जहाँ जिस पॉइंट से फायर किया गया वो उसी पॉइंट से कितना दूर जाके गिरेगा। तो इन तीनों बातों को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बता दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो जी देखते हैं, दो बातें हमारे पास। टाइम का जो ताल्लुक है ये वर्टिकल के साथ है, क्योंकि टाइम प्रोजेक्टाइल ने हवा में गुजारना है, ठीक है, और रेंज का ताल्लुक जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो इसलिए हम दोनों को जुदा जुदा डिस्कस करेंगे, एक के लिए वर्टिकल एक्सेस यूज करेंगे, एक के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सेस यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? जैसा कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल का मैं एक ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर रहा हूँ। ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये इसका वर्टिकल एक्सेस है। प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और इस पॉइंट पे जाके गिरा। क्लियर बात? अच्छा, तो देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, वो चाहे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो, लेकिन यहाँ से बात स्टार्ट होती है, ठीक है। रेंज क्या होता है? इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये जहाँ पे टारगेट है या ये जहाँ पे ड्रॉप होती है ये प्रोजेक्टाइल, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज के नाम से जानते हैं। ये प्रोजेक्टाइल का रेंज कहलाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग तक। ओके जी, अब देखिए, और टाइम का ताल्लुक जो है वो हाइट के साथ है। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, या देखिए मैक्सिमम हाइट का हम डिफिनीशन कैसे करेंगे? ऐसे पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो जाए, ऐसा पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाए, और उसी पॉइंट पे जो है ये प्रोजेक्टाइल जो है ये हॉरिजॉन्टल मोशन स्टार्ट कर देता है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाती है। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड लिखना चाहता हूँ। अच्छा, ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास VIX और दूसरा है हमारे पास ये वाला कंपोनेंट VIY, ये कंपोनेंट। क्लियर है? अब जब हम टाइम की बात करेंगे तो ये वाला साइड लेंगे, ये वन डायमेंशनल वर्टिकल डायमेंशनल मोशन की जिक्र करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए रेंज में जिक्र करेंगे। अब आते हैं टाइम की तरफ। तो इसके लिए वो अक्सर स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको इंतहाई सिंप्लीफाई किया है। इस साइड को छोड़ें, इस साइड को कंप्लीटली छोड़ें। यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे देखिए हमारे पास इस साइड में कौन सी वेलोसिटी है? वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियल है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है VIY। ओके, ये जो जब ऊपर जाता है तो इसमें फ्री फॉलिंग होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया था। फ्री फॉलिंग होती है, तो फ्री फॉलिंग का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? G माइनस G। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये जब यहां तक पहुंचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है VFOY, ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो होता है इधर, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इस तरह मोशन स्टार्ट कर देता है। इस तरह यहाँ से जब इसने गुजरना हो समिट पॉइंट या हाई
मैक्सिमम हाइट पे, तो वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। और ये याद रखिएगा कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक जितनी होगी, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि इस डायरेक्शन में फॉलिंग नहीं होती, फोर्स नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम वी एफ एक्स लिखेंगे तो ये वी आई एक्स का इक्वल होगा डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड दोनों में। क्लियर हुई बात? ये बाद में जिक्र करेंगे। अब देखो टाइम हम कैसे, अब हमारे पास डेटा इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो टाइम को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम टू द मैक्सिमम हाइट, टू द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। किसी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम हाइट होती है। अच्छा, यूजिंग वन डायमेंशनल accelerated equation of one dimensional accelerated motion, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि सारा जो है वाई की बात है, ये भी वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई में, ये वाई की बात है, तो इसलिए इसके साथ हम वाई लिखेंगे, वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी आई साइन थीटा, और ये है माइनस जी इंटू टी। अच्छा, इसको इस साइड पे ले आए तो जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास टाइम टू द मैक्सिमम हाइट है। अब अगर आप देखें तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए यानी टाइम का जो ताल्लुक है वो 3 बातों पे है। एक है इनिशियल वेलोसिटी पे, अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये दोनों बातें कांस्टेंट रही, यानी एंगल भी कांस्टेंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कांस्टेंट रही, ये वाला एंगल, और वैल्यू ऑफ जी भी कांस्टेंट रही, तो टाइम का मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम का जो डिपेंड है वो इनिशियल वेलोसिटी पे। क्लियर हुई बात? एंगल पे भी डिपेंड है और वैल्यू ऑफ जी भी डिपेंड है। क्लियर? अच्छा, अब एक और बात याद रखो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका ताल्लुक टोटली जिस तरह मैंने बात की कि इसका ताल्लुक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह t इज इक्वल टू, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई डिवाइडेड बाय जी। ये एक और इक्वेशन हमारे पास क्लियर है। तो टाइम टू मैक्सिमम हाइट के लिए ये फार्मूला है। अब देखिए, चूंकि हम एक आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसमें क्या नहीं होता, ड्रैग फोर्स नहीं होता, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर नहीं करते, लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल नहीं है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस 0 है, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल में याद रखिएगा, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लेता है, तो वापस आने में भी, यानी जिस लेवल से ये फायर किया गया उस लेवल पे आने के लिए भी उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम इसने इस साइड यहाँ से यहाँ तक ली है। ठीक है, तो टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल from the projection to the maximum height and from maximum height to the point of dropping, ये सेम रहेगा। So the time of flight क्या होता है? The time of flight means the time taken by the projectile to return back to the level where it has been projected from।
यानी वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल उसी लेवल पे वापस पहुंच जाए जिस लेवल से ये फायर किया गया है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, इसका 2 टाइम्स लेंगे, मतलब ये एक साइड से इतना टाइम, दूसरी साइड पे इतना टाइम, तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है जो प्रोजेक्टाइल हवा में जितना टाइम लेता है वापस आने में, तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी। ओके, तो जी अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की, मतलब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर गिरता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज के लिए याद रखें, इसके लिए टोटली हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करेंगे। क्लियर हुई बात। तो इनिशियल वेलोसिटी जहां से ये स्टार्ट हुई, याद रखिएगा ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, ये हमेशा कांस्टेंट है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट रहती है, तो मतलब है कि वी आई एक्स के इक्वल होगी, ये जीरो नहीं हुई, कांस्टेंट है। जिस भी पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की मेजरमेंट करेंगे तो इतना ही वैल्यू आपको देगा और वही डायरेक्शन देगी जो स्टार्टिंग में है। क्लियर हुई बात। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, कितना है भाई, जीरो। अगर एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी में चेंज आता, वेलोसिटी में चेंज नहीं आती तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जीरो है। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्टाइल की जो फ्री फॉलिंग होती है वो सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसकी फ्री फॉलिंग नहीं होती। क्लियर, ये एक कांस्टेंट मोशन होता है। दूसरी बात, जो डाटा है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेगा कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर। अब आपने यूज करना है, कौन सा इक्वेशन आपने यूज करना है, एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है इस साइड के लिए, हमेशा के लिए हम एस इज इक्वल टू वी टी यूज करते हैं। तो आपके पास डेटा है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारे पास डेटा है तो हम यूज करेंगे यूजिंग रेंज के लिए लिखें, रेंज प्रोजेक्टाइल क्या होता है, द डिस्टेंस, the horizontal distance between the point of projection and point of dropping। पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग की जगह आप टारगेट भी लिख सकते हैं। is called range of projectile। ओके जी, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए यूजिंग इक्वेशन फॉर कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन के लिए जो इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी टी, वी वेलोसिटी, टी टाइम है, एस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसकी जगह हम आर लिखेंगे, वी की जगह वी आई एक्स लिख ले या वी एक्स लिख ले, लेकिन वेलोसिटी यही कांस्टेंट वेलोसिटी है, वी आई एक्स हम लेते हैं। और ये जो टाइम लेता है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये सारा टाइम जब इधर गुजार लेता है प्रोजेक्टाइल तब जाके इधर गिरता है। समझ आ गई ना। तो इसलिए आपने ऐसा ना करें कि आप ये वाला टाइम ले लें, अगर आपने हाफ रेंज मालूम करना हो तब आप वही टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। तो R इज इक्वल टू वी आई, वी आई हमारे पास है वी आई कॉस थीटा, और ये है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी।
इससे बनते हैं हमारे पास, देखिए 2vi cos थीटा vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब ये भी है, याद रखिएगा, 2 इंटू वी आई एक्स वी आई वाई डिवाइडेड बाई जी। रेंज जो है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। मतलब यह प्रोजेक्टाइल है जो सिरे से हाइट में जाता नहीं तो उसका रेंज भी 0 होगा। लेकिन ऐसे केस में टाइम के अगर आप देखें तो टाइम का जो केस है वो ऐसा नहीं है। एक प्रोजेक्टाइल उसका रेंज 0 हो तब भी वो हवा में टाइम लेता है, सिर ऊपर चला जाता है उसी पॉइंट पे वापस गिरता है। समझ आ गई ना। लेकिन रेंज के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्टाइल हवा में टाइम गुजारे, हवा में चल सके और वापस आके गिर जाए, राइट। इसलिए अगर रेंज आप देखें तो रेंज में दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, वी आई एक्स एंड वी आई वाई, दोनों बातें है। अगर इनमें से एक भी 0 हो तो रेंज आपके पास क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ये 0 ले लें, मतलब अपने प्रोजेक्टाइल इस तरह हॉरिजॉन्टली वो तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, इसका वाई कंपोनेंट है नहीं, ठीक है। तो क्लियर बात। अब इसको ज़रा हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तो देखिए वी आई को वी आई के साथ ये एक एक्सप्रेशन है। अब r इज इक्वल टू, देखिए ये वी आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके मुताबिक r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस थीटा। जब ऐसा सिचुएशन हो या फिर थीटा प्लस थीटा हो, दो एंगल हो, यानी अल्फा बीटा हो या थीटा हो, थीटा 1 थीटा 2, तो इसके लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे आपने याद करना है। तो इसलिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए जो फार्मूला है वो है। लेकिन याद रखिएगा कि ये रेंज जो है, ये रेंज एक आइडियल प्रोजेक्टाइल के लिए। जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल हो तो उसके लिए बात ही कुछ डिफरेंट होगी, उसमें एयर रेजिस्टेंस ये सारी बातें ऐड करनी पड़ेगी, कोरियोलिस इफेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट असल में 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल होता है, इस तरह भी जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और साथ ही इस तरह भी चला जाता है, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और वो हमारे कोर्स में भी इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट। तो आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर मज़ीद बातें, चंद बातें रहती हैं, वो बातें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब देखिए रेंज का जो फार्मूला हमने डिराइव किया, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगा, ठीक है जी, मैक्सिमम रेंज हमारे पास कब होगा, r मैक्सिमम तब होगा एफ ये, अगर ये दोनों कांस्टेंट रहे तो सारा डिपेंड इस बात पे है, सारा, ठीक है। एफ साइन 2 थीटा इज अ मैक्सिमम, यानी आर तब रेंज तब मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम रहे। और याद रखिएगा साइन और कास के लिए मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, 1 है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। आप इधर एंगल में जितनी आपकी मर्जी डिग्री ले ले, एंगल ले ले, लेकिन इसकी जो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इसका वैल्यू जो है वो हमेशा के लिए 1 होगा, 1 और -1 मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ओके जी। अच्छा, अब देखो
साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन 2 थीटा मैक्सिमम किस चीज के इक्वल होगा? मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। साइन को उस साइड पे ले जाए, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करें तो ये होगा 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब 2 से दोनों साइड को डिवाइड करें। मतलब ये है कि किसी प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम रेंज होता है, जिससे ज्यादा रेंज पॉसिबल ही नहीं होता, उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। इसलिए ये जो जेवलाइन गेम वाले होते हैं ना, वो जो लॉन्गर स्ट्रेक होते हैं, जिसको गेम के तौर पे फेंकना पड़ता है मुकाबले में, तो उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको ये खुसूसन ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप जोर जितना भी लगा सकते हो लगा लें, लेकिन जब तक आप वो जेवलाइन का वो जो स्टिक होता है इसका एंगल 45 ना बनाते तो आपका वो जो जेवलाइन वो एरो है वो दूर जाके नहीं गिरेगी। समझ आ गई? तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होता है? मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना चाहिए? 45 डिग्री। तो दैट इज वाई आर विल बी मैक्सिमम एंड फॉर 45 यहाँ पे अगर 45 आप पुट कर दें, वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, तो आर मैक्सिमम रेंज हमारे पास वो होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। इससे ज़्यादा रेंज हमारे पास नहीं होता। ठीक है, ये 90 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुई बात? एक और पॉइंट भी नोट करें, ऐसे दो एंगल भी हमारे पास होते हैं जिसके लिए रेंज सेम होता है। एंगल डिफरेंट होती है और रेंज सेम होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। रेंज इज आल्सो सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है? ये दो ऐसे एंगल जैसे हम ऐड करें हमें 90 दे दें, यानी when the sum of the two angles is 90, then the angles are said to be complementary angles. तो if one angle of projection is theta, the other will be what? The other will be 90 minus theta. एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा हमारे पास थीटा। दैट इज अगर ये हमारे पास थीटा 1 है और ये हमारे पास थीटा 2 है, तो इसका मतलब है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास 90 का बराबर होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो ऐसी सिचुएशन में, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे दो एंगल ले लें जिनका डिफरेंस 45 के साथ सेम हो, यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास अगर थीटा 1 है 45 प्लस थीटा, ये थीटा, तो दूसरा एंगल थीटा 2 आपके पास होना चाहिए 45 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, मतलब एंगल सेम नहीं होंगे, रेंज दोनों के लिए सेम होगी। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जांपल मैक्सिमम रेंज हमारे पास x, ये है y, 45 एंगल के लिए हमारे पास रेंज जो है मैक्सिमम 45 की, ये रेंज मैक्सिमम 45। अब मैं 15 एंगल 15 एंगल 45 से ज्यादा और 45 से कम लेता हूं, तो इसे 45 से जो है 15 माइनस करे तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगी? 30। इसका जो रेंज है ये वाला रेंज होगा। अब 45 से माइनस सब्ट्रैक्ट किया, 45 के साथ जो है 45 के साथ 15 ऐड करे तो ये बन जाएगा 60, ये 30, ये 60।
इसका भी रेंज याद रखिएगा वही होगा। ये हमारे पास दोनों का रेंज है, रेंज दोनों का सेम है, हाइट दोनों का डिफरेंट है। मतलब अगर 45 के साथ आप कुछ ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो रेंज सेम ही होगा, ठीक है। तो मतलब है कि ऐसे एंगल हमारे पास दो एंगल होते हैं जिसके लिए रेंज सेम होता है। तो फॉर एग्जांपल इसके मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ऐसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल 20 एंड 70, ये हमारे पास 20 है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ऐसा एंगल लेना चाहिए जिसको हम इसके साथ ऐड करके 90 दे दे तो वो 70 है। हाइट की बात हम नहीं करें, अब रेंज की हमारी बात हो रही है, तो रेंज दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए रेंज सेम है। क्लियर हुई बात? इस पे हम चंद एमसीक्यूज भी करेंगे, फिलहाल आप ये नोट कर दें। इसको थोड़ा आगे हम एक्सटेंड करेंगे, इस पे एमसीक्यूज है, चंद और भी बातें हैं, आप इसे याद करें, आप इसे स्टडी भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।